Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, welcome back to our channel. And guys, आज के अपने सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे भारत का इतिहास यानी इंडियन हिस्ट्री। तो ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाह रहे हो, यूपी टेट हो गया, सी टेट हो गया, वीडियो का हो गया, यूपीएससी का हो गया, कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, स्टेट का हो या फिर सेंट्रल का हो, सभी में आपकी इंडियन हिस्ट्री जो है वो पूछी जाती है। जैसे आपका यूपी पैट का एग्ज़ाम भी होता है, तो ये आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ नेट के ऐसे कैंडिडेट जिनका पेपर 2 जो है वो हिस्ट्री में है, ठीक है, तो नेट के ऐसे कैंडिडेट जिनका पेपर 2 हिस्ट्री में है, ऐसे कैंडिडेट्स के लिए भी ये सेशन इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो नेट कैंडिडेट, हिस्ट्री पेपर 2 एंड बाकी जो भी कैंडिडेट जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सभी के लिए सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो को विदाउट स्किप के लास्ट तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो ऐसे ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी हम अपनी न्यू वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो अब तक इस चैनल पर हमारे नेट के कैंडिडेट्स ही रहते थे, लेकिन अब हम यहाँ पर कुछ ऐसी वीडियोस भी अपलोड करेंगे जो कि हमारे अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कैंडिडेट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट होगी। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और स्टार्ट करेंगे कि आज के सेशन में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। तो आज के सेशन में हम लोग सबसे पहले जानेंगे इतिहास को। इतिहास होता क्या है? तो आप सभी को पता है, अगर हम जनरल वर्ड्स की बात करें तो इतिहास क्या है? जो कोई भी घटना पहले घटित हुई हो उसे इतिहास कहा जाता है। अगर हम इतिहास की बात करें तो ये इतिहास क्या है कि कोई भी ऐसी घटना जो पहले घटित हुई हो वो क्या है, इतिहास है। जैसे कि हमारा लाल किला बना हुआ है दिल्ली में, ठीक है, वहाँ पर झंडा फहराया जाता है, तो ये क्या है? ये एक इतिहास है। यहाँ पर इसके लिए कोई कहानी रही होगी। ताजमहल बनवाया गया, तो ताजमहल बनवाने के पीछे भी एक इतिहास है। क्या? क्योंकि शाहजहां जिन्होंने उसका निर्माण करवाया था, वो अपनी बेगम मुमताज महल से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और उनकी याद के लिए, उनकी मेमोरी में उन्होंने वो ताजमहल बनवाया। तो ये भी क्या है? एक इतिहास है। तो पहले की जो घटनाएं घटित हुई वो क्या है? इतिहास है। इतिहास शब्द जो है वो बना किससे है? तो इतिहास शब्द बना है इति प्लस ह प्लस आस। तो इतिहास शब्द इन 3 शब्दों से मिलकर बना है। और अगर मैं बात करूं इन शब्दों के अर्थ की, तो इनका अर्थ होता है यह निश्चय था, यह निश्चय था। तो इतिहास, जब जैसे बोला ना कि अब ताजमहल बन गया, तो ये क्या था? ये इतिहास हो गया, लेकिन ये निश्चय था, ठीक है, ऐसा था। ताजमहल है, आज भी है, ठीक है। तो कोई भी ऐसी घटना जो घटित हुई हो और जिसके बारे में हम आज जान रहे हैं, तो वो इतिहास है। ग्रीस के लोग इतिहास के लिए स्टोरिया, जो ग्रीस में रहने वाले लोग थे, वो इतिहास के लिए स्टोरिया शब्द का प्रयोग करते थे, जिसका शाब्दिक अर्थ होता था या होता है बुनना, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि आप क्या कर रहे हो? अलग अलग जगहों से हर घटना को, मतलब सब जगह अलग अलग घटनाएं घटित हो रही हैं, उन घटनाओं को आप उठा रहे हैं और उन घटनाओं को अगर आप एक क्रम में लिख दे रहे हैं, तो वो क्या बन गया? इतिहास बन गया। तो वही है कि ग्रीस के लोग इतिहास को स्टोरिया शब्द का प्रयोग करते थे, जिसका अर्थ बुनना था, यानी उन्होंने क्या किया? घटनाओं को बुनकर एक क्या बना लिया? इतिहास बना लिया। हिस्ट्री शब्द का प्रयोग हेरोडोटस। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि हिस्ट्री शब्द का जो प्रयोग था वो सर्वप्रथम किसने किया था या कहाँ किया था? तो हिस्ट्री शब्द का प्रयोग सबसे पहले हेरोडोटस के द्वारा किया गया था। और कहाँ किया गया था? तो हिस्टोरिका नाम की एक बुक थी, उसमें किया गया था। इंपॉर्टेंट है, दोनों बातें याद रखनी है कि हिस्ट्री शब्द का प्रयोग हेरोडोटस ने किया था और हिस्टोरिका पुस्तक में सर्वप्रथम किया था। इसीलिए हेरोडोटस को जो है वो इतिहास का जनक भी माना जाता है। तो यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन जो है वो रेडी हो गए कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस। सर्वप्रथम हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किसने किया? हेरोडोटस। और कहाँ किया? तो हिस्टोरिका पुस्तक में किया। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट। यहाँ पर बात हुई है कि अध्ययन की सुविधा के लिए इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। अब देखिए, इतिहास तो इतना बड़ा है, तो पढ़ना जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। आप लोग खुद भी देखते होंगे, जिन लोगों ने अपना पीजी हिस्ट्री में किया होगा तो उनके में होता है ना एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, इस टाइप से। तो वही है कि अध्ययन की दृष्टि से, वो भी एंशिएंट और मॉडर्न क्यों होता है कि जिसको एंशिएंट पे इंटरेस्ट है वो एंशिएंट वाला पढ़े, जिसको मॉडर्न में वो मॉडर्न में, क्योंकि बहुत ज़्यादा वाइड है ये हमारा इतिहास,
ठीक है। तो अध्ययन की सुविधा के लिए इतिहास को जो है वो 3 भागों में बांटा गया था। प्राचीन काल जो बहुत पहले घटित हुआ था, उसके बाद जो बीच में हुआ मध्यकाल, और जो अभी रिसेंटली हुआ वो आपका आधुनिक काल। तो इस तरह से इतिहास को 3 भागों में बांट दिया। अब इतिहास के बारे में हमें पता कैसे चलता है? इतिहास को जानने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? कुछ स्रोतों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो स्रोत होंगे वो कैसे कैसे, मतलब कहाँ कहाँ से हमें इतिहास के बारे में पता चला वो है। तो देखिए, अगर मैं बात करूँ प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए जो स्रोत थे वो थे आपके, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हुए थे। यहाँ पर स्पेस कम है, जो चार्ट बनाना थोड़ा पॉसिबल नहीं होगा, तो हम ऐसे ही कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे प्राचीन देख लीजिए, यहाँ से समझ लीजिए कि प्राचीन भारत का जो इतिहास था उसको जानने के लिए यहाँ पर 2 स्रोत रखे गए थे। एक तो था आपका साहित्यिक और दूसरा था आपका पुरातात्विक। ठीक है। तो प्राचीन इतिहास को जानने के लिए जो स्रोत थे वो थे, एक तो था आपका साहित्यिक और फिर आपका था पुरातात्विक। अब इन दोनों को फर्दर क्लासिफाई किया गया। तो सबसे पहले जानेंगे कि साहित्यिक में क्या आया। तो साहित्यिक को जब क्लासिफाई किया तो इसमें आपका आया एक तो धार्मिक, ठीक है, एक तो धार्मिक साहित्य आपको मिला और दूसरा आपको मिला लौकिक साहित्य। ठीक है। तो धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य में साहित्यिक स्रोत को फर्दर डिवाइड कर दिया गया। अब जब हम अब यहाँ पर इनको भी फर्दर डिवाइड किया गया। तो धार्मिक की अगर हम बात करें तो धार्मिक साहित्य में क्या आया? तो धार्मिक साहित्य में एक तो आपका ब्राह्मण ग्रंथ आया। ठीक है, नोट करते चलिएगा क्योंकि एक जैसा फ्लो चार्ट बनना मुश्किल है। ठीक है। तो धार्मिक ग्रंथ में क्या आया? ब्राह्मण ग्रंथ आया पहला, और दूसरा आया गैर ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, इसीलिए मैं लिख रही हूँ, पहला था ब्राह्मण ग्रंथ और दूसरा था गैर ब्राह्मण ग्रंथ। ये जो था ये किसका क्लासिफिकेशन है? धार्मिक साहित्य का। फिर लौकिक साहित्य की अगर हम बात करें, चलिए पहले इसको कंप्लीट करते हैं हम, साहित्यिक स्रोत में धार्मिक साहित्य को। तो साहित्यिक स्रोत में धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य, धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण ग्रंथ और गैर ब्राह्मण ग्रंथ। फिर आपका ब्राह्मण ग्रंथ जो था उसमें क्या क्या आया, वो कौन से स्रोत रहे? तो ब्राह्मण ग्रंथ में आपके वेद थे जिनसे हमें इतिहास के बारे में पता चलता था, पुराण थे, आपके आरण्यक थे, ठीक है, उपनिषद थे, महाभारत भी इतिहास है, ठीक है, और स्मृति ग्रंथ। तो ये जो थे ये आपके आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत। क्लियर है? नोट कर लीजिए। उसके बाद आपका जो गैर ब्राह्मण ग्रंथ आता है उसमें एक तो देखिए गैर ब्राह्मण में एक तो आपका जैन साहित्य आ जाएगा, ठीक है, दूसरा आपका बौद्ध साहित्य आ जाएगा। ठीक है। तो ये इस तरह से जैन, बौद्ध और आदि जो धार्मिक ग्रंथ है वो आपके गैर ब्राह्मण ग्रंथ में आएंगे। क्लियर? अब हम देखेंगे लौकिक साहित्य। तो लौकिक साहित्य को फर्दर क्लासिफाइड किया गया था ऐतिहासिक ग्रंथ में। किसमें? ऐतिहासिक ग्रंथ। जिस तरह से अभी मैंने आपको ताजमहल की कहानी सुनाई तो ये आपका लौकिक साहित्य है, क्योंकि यहाँ पर आप क्या देखेंगे? ऐतिहासिक ग्रंथ देखेंगे। अगर मैं आपको बोलूँ कबीरदास की जीवनी बताऊँ तो वो भी आपका लौकिक साहित्य के अंतर्गत आएगा। तो ऐतिहासिक ग्रंथ और जीवनी ये लौकिक साहित्य के अंतर्गत आए थे। दूसरा, अब हम पुरातात्विक स्रोत को अगर देखें तो पुरातात्विक स्रोत में क्या आते हैं? तो आपके अभिलेख आते हैं, इनसे जानकारी मिलती है इतिहास के बारे में। आप लोगों ने देखा होगा पहले कुछ सिक्के हुआ करते थे और उन सिक्कों के द्वारा भी इतिहास का पता लगाया जाता था। तो सिक्कों से जो है इतिहास का पता लगाया गया। स्मारक हुआ करते थे, ठीक है, जैसे आप देखते ही हैं। मूर्तिकला से इतिहास का पता चलता था। तो ये कुछ आपके जैसे चित्रकला हो गए। तो ये जो थे ये आपके पुरातात्विक स्रोत थे जिनसे कि हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिली। क्लियर है? चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे। तो आप सबसे पहले जानेंगे ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य की अगर हम बात करें तो ब्राह्मण ग्रंथ प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी में आते हैं आपके वेद। तो वेद क्या होते हैं? तो ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है वो वेद है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ब्राह्मण साहित्य में या फिर साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो वो है आपका वेद।
वेदों के द्वारा प्राचीन आर्यों के धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। यानी कि ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत जो वेद आते हैं, इन वेदों के द्वारा जो प्राचीन आर्य हुआ करते थे वो उनका कैसा धर्म था, वो कैसे समाज में रहते थे, उनका क्या कल्चर था, उनकी इकोनॉमी कैसी थी, ठीक है, क्या उनकी पॉलिटिक्स थी, सबके बारे में अगर मैं जानकारी जो थी वो पता चली किससे, वेद से। वेदों की संख्या भी पूछी जाती है, तो वेदों की संख्या होती है 4, ठीक है। कौन कौन सी होती है, तो सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है, यजुर्वेद और मुझे याद नहीं आ रहा बिल्कुल, सामवेद, हाँ सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तो बिल्कुल याद है लेकिन माइंड में नहीं आ रहा, ऋग्वेद, ठीक है। ये जो ऋग्वेद है ये सबसे प्राचीन ग्रंथ है, ठीक है। अभी याद नहीं आ रहा था, अब याद आ गया, तो ऋग्वेद है ये, और ये ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ये भी क्वेश्चन पूछ जाता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो वो ऋग्वेद है आपका, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे ब्राह्मण ग्रंथ में। ब्राह्मण साहित्य देख लिया। ब्राह्मण ग्रंथों की रचना जो है वो साहित्यों की व्याख्या हेतु की गई, ठीक है। जैसे ब्राह्मण साहित्य रखा गया था, तो ब्राह्मण साहित्य में थोड़ा टफ था, तो उसको इजी करने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की जो थी वो रचना की गई। ब्रह्म का अर्थ होता है यज्ञ, क्या होता है, यज्ञ। अतः यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण कहलाते हैं, और प्रत्येक वेद के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं या हैं। अब आरण्यक भी आए थे ना, तो ये आरण्यक क्या है, आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथ के अंतिम भाग हैं, ठीक है, जिसमें दार्शनिक और रहस्यात्मक विषयों का वर्णन किया गया है। किसका, दार्शनिक और रहस्यात्मक वर्णन यहाँ पर किया गया है। जंगल में पढ़ा गया था, ये आरण्यक जंगल में पढ़ा गया था, इसीलिए जंगल में पढ़ने के कारण इसको आरण्यक कहा गया, क्योंकि अरण्य का मतलब जो होता है वो क्या होता है, वो वन होता है, ठीक है। कुल 7 आरण्यक उपलब्ध हैं। कितने, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने आरण्यक उपलब्ध हैं, तो 7 आरण्यक उपलब्ध हैं। अब हम बात करेंगे उपनिषद की। उप का अर्थ होता है समीप, और नी का अर्थ होता है निष्ठापूर्वक, और सद का अर्थ होता है बैठना। यानी कि समीप निष्ठापूर्वक बैठकर जो आप ज्ञान प्राप्त करते हैं वो उपनिषद है। तो अर्थात जिस रहस्य विद्या का ज्ञान गुरु के समीप बैठकर किया जाता है उसे उपनिषद कहते हैं। यानी कि उपनिषद का ज्ञान जो है वो किसके द्वारा मिलेगा, गुरु के द्वारा ही मिलेगा। वैदिक साहित्य के अंतिम भाग होने के कारण, ये वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है, इसी के होने के कारण इन्हें वेदांत भी कहा जाता है, कि वेदों का क्या हो रहा है, यहाँ पर अंत हो रहा है उपनिषद से, ठीक है। उपनिषदों में हमें आर्यों के प्राचीनतम दार्शनिक विचारों का ज्ञान प्राप्त होता है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य, हाँ ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछा जाता है कि भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, ये किस उपनिषद से लिया गया है, तो याद रखेंगे ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ठीक है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप तुरंत टिक करेंगे मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते, ठीक है। और उपनिषदों की संख्या पूछी जाती है तो वो आपकी 108 है, आरण्यक की संख्या 7 है और वेदों की संख्या 4 है। वेदांग, अब वेदांग आ गए, ठीक है। वेदांत क्या थे, उपनिषद थे, क्यों, क्योंकि वेदों का अंतिम भाग था, ठीक है। वेदांग की जो संख्या होती है वो 6 होती है। कौन कौन सी हैं, यहाँ पे पॉइंट गलत लग गया, इसको इग्नोर करिए। वेदांग 6 हैं, कौन कौन सी, तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। तो ये 6 जो हैं ये क्या है, वेदांग है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ये तीनों क्या हैं, दे दिया जाएगा उपनिषद हैं, वेदांग हैं, वेदांत हैं, वेद हैं। तो अब आपको बताना है क्या है, वेदांग है, ठीक है। या फिर आपको ये ऑप्शन दे दिए जाएंगे शिक्षा, कल्प, व्याकरण और कुछ और दे दिया जाएगा, पूछ लिया जाएगा कि वेदांग कौन सा है, तो आपको याद रखने हैं। तो शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद, ये कहीं भी दिखेंगे आप वेदांग पर टिक करेंगे, या वेदांग पूछा जाएगा तो आप इन पर टिक करेंगे। महाभारत में 1 लाख श्लोक हैं, ये बहुत याद रखने वाली बात है। कितने श्लोक हैं महाभारत में, तो 1 लाख श्लोक हैं, और 1 लाख श्लोक होने के कारण ही इस महाभारत को और किस नाम से जाना जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। किस नाम से जाना जाता है, शत सहस्त्र संहिता,
शत सहस्त्र संहिता के नाम से जाना जाता है महाभारत को। दूसरा नाम पूछ लिया सकता है कि महाभारत का दूसरा नाम क्या है, तो शत सहस्त्र संहिता है। क्यों है? क्योंकि वहाँ उसमें 1,00,000 श्लोक हैं। महाकाव्यों से प्राचीन भारतवर्ष की सामाजिक, धार्मिक और तथा राजनीतिक दशा की जो है वो जानकारी मिलती है। ये गलत है। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया। ठीक है, अक्षुण्ण मतलब वो उसका क्या कह सकते हैं आपकी, वो टूटे नहीं। ठीक है, तो सूत्र ग्रंथ कल्प नामक वेदांग से निकले हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, कल्प का वर्गीकरण जो था वो 3 भागों में हुआ। अब हम कल्प का वर्गीकरण देखेंगे। तो कल्प का वर्गीकरण किन किन भागों में हुआ? तो एक तो आपका श्रौत सूत्र आया, दूसरा आपका ग्रह सूत्र आया और तीसरा आपका धर्म सूत्र आया। अब जो श्रौत सूत्र होते हैं इसमें क्या होते हैं, आपको यज्ञ संबंधी जो नियम है वो आप यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो यज्ञ संबंधी नियम कहाँ देखने को मिलेंगे? श्रौत सूत्र में देखने को मिलेंगे। फिर आपका जो ये ग्रह सूत्र था ये क्या होता है? तो ये ग्रह सूत्र जो है यहाँ पर आपको लौकिक और जो भी परालौकिक कर्तव्य होते हैं उनका वर्णन देखने को मिलेगा। लौकिक और परालौकिक कर्तव्यों का वर्णन। धर्म सूत्र में आपको धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और जो भी कर्तव्य होते हैं उनका यहाँ पर आपको उल्लेख और वर्णन देखने को मिलेगा। तो धर्म सूत्र से ही स्मृति ग्रंथों का विकास हुआ है। पूछ लिया जाता है स्मृति ग्रंथों का विकास कहाँ से हुआ है? तो स्मृति ग्रंथों का विकास धर्म सूत्र से हुआ है। प्रमुख स्मृति ग्रंथ जो है वो कौन सा है? ये बहुत पूछा जाता है। तो मनुस्मृति जो है वो प्रथम स्मृति ग्रंथ है। ठीक है, और पूछा है प्रमुख स्मृति ग्रंथ है, ये तो फर्स्ट है मनुस्मृति। ठीक है, प्रमुख में मनुस्मृति है, याज्ञवल्क्य है, पाराशर स्मृति है, नारद स्मृति है और बृहस्पति स्मृति है। मनुस्मृति सबसे प्राचीन, देखिए आ गया ना, प्राचीन और प्रामाणिक मानी जाती है। मनुस्मृति के भाषाकार हैं मेधातिथि। किन्होंने इसकी रचना की, किन्होंने इसको भाषा दी? उसके भाषाकार मेधातिथि हैं, गोविंदराज हैं, भरूची हैं और कुल्लूक भट्ट हैं। ठीक है, याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार कौन है? तो याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार विश्वरूप, विज्ञानेश्वर और अपरार्क। व्याकरण ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण जो है, ये बहुत पूछा जाता है। हिंदी जब आपने पढ़ी होगी तो उसके व्याकरण में आपने जरूर पढ़ा होगा कि व्याकरण ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो पाणिनि के द्वारा रचित अष्टाध्यायी है। क्या है? पाणिनि के द्वारा रचित अष्टाध्यायी। पुराण, अब हम आएंगे पुराणों पे। और पुराणों की संख्या की अगर हम बात करें तो पुराणों की संख्या कितनी है? 18। कितनी है? 18 है। और पुराणों के रचयिता लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रशिवा थे। कौन थे? लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रशिवा। और पुराणों में भविष्यत काल शैली में कलयुग के राजाओं का विवरण मिलता है। और मत्स्य पुराण, सबसे प्राचीन पुराण का नाम अगर पूछा जाए तो कौन सा है? मत्स्य पुराण। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से आपको मिल रहे हैं। मत्स्य पुराण सबसे ज्यादा प्राचीन जो है वो पुराण है। आगे बढ़ेंगे महाकाव्य की तरफ और देखेंगे महाकाव्य। तो वैदिक साहित्य के बाद धार्मिक साहित्य में रामायण और महाभारत नामक 2 महाकाव्य महत्वपूर्ण है। सभी ने महाभारत और रामायण देखी होगी, पढ़ा वाले ही ना हो, टीवी सीरियल्स में सभी ने देखा होगा। ठीक है, रामायण की रचना किसके द्वारा की गई? तो ये महर्षि वाल्मीकि के द्वारा की गई। महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की। ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जबकि इजी है। महाभारत में अभी हमने देखा ही था 1,00,000 श्लोक है, इसी वजह से इसको शत सहस्त्र संहिता कहा जाता है। महाकाव्यों से प्राचीन भारतवर्ष की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक दशाओं की जानकारी मिलती है। आगे हम देखेंगे ब्राह्मणेतर साहित्य। ठीक है, ब्राह्मणेतर साहित्य मतलब गैर ब्राह्मणिक साहित्य, ब्राह्मण साहित्य है ये, और यानी कि ब्राह्मणों से इतर हटकर। तो अब इसमें आता है सबसे पहले बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य में सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ जो है वो त्रिपिटक है। क्वेश्चन पूछा जाता है प्राचीन बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक
इनके नाम हैं। अब बौद्ध साहित्य में कौन कौन आएंगे? सुत्त पिटक आएंगे, क्योंकि त्रिपिटक हैं, 3 पिटक, ठीक है। तो प्राचीन बौद्ध ग्रंथ जो है वो 3 पिटक हैं। तो कौन कौन से पिटक हैं? एक तो सूत पिटक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। याद रखेंगे, 3 त्रिपिटक सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसमें सुत्त पिटक आता है, विनय पिटक आता है और अभिधम्म पिटक आता है। सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। इंसाइक्लोपीडिया जहाँ पे सारी जानकारी मिल जाए। तो सारी जानकारी कहाँ मिलती है? सुत्त पिटक की, बौद्ध धर्म की सुत्त पिटक में मिलती है। इसीलिए बौद्ध धर्म के सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। जातकों में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं मिलेंगी। प्राचीन बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में था? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्राचीन बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में है। और दीपवंश एवं महावंश से मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है, ठीक है। दीपवंश और महावंश से मौर्य शासन जो था वहाँ की जानकारी मिलेगी। और संस्कृत में लिखित महावस्तु और ललित विस्तार से महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र मिलता है। तो महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र कहाँ से मिला? संस्कृत में लिखित है महावस्तु और ललित विस्तार। आगे बढ़ेंगे, जैन साहित्य जानेंगे। देखिए, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। क्या कहा जाता है? आगम। और भगवती सूत्र में महावीर के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। किस सूत्र में? भगवती सूत्र। अगर आपको महावीर के बारे में जानना है तो आपको भगवती सूत्र जो है वो पढ़ना होगा। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास जो है वो कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। और कल्प सूत्र की रचना भद्रबाहु के द्वारा की गई थी। जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में हुई थी। सबसे महत्वपूर्ण जैन ग्रंथ हेमचंद्र कृत यानी हेमचंद्र के द्वारा रचित परिशिष्ट पर्वन है। क्या है? परिशिष्ट पर्वन। किसने लिखा था? हेमचंद्र ने लिखा था। और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जैन ग्रंथ है। जैन ग्रंथों का संकलन अंतिम रूप से 6ठी सदी में गुजरात के बल्लभ नगर में हुआ था। कहाँ हुआ था? बल्लभ नगर। लौकिक साहित्य देखेंगे। लौकिक साहित्य में आता है आपका कि लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक एवं अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशी विवरण और जीवनियों को रखा गया है, जैसा कि हमने अभी फ्लो चार्ट में देखा था। ऐतिहासिक ऑल द फ्लो चार्ट बनाया नहीं था, बट डिस्कस हमने एज अ फ्लो चार्ट ही इसको किया था पहले, उसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं उसको डिटेल में। तो ऐतिहासिक रचनाओं में जो है वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। तो अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? कौटिल्य के। ऐतिहासिक रचना की अगर हम बात करें, अर्थशास्त्र को भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ भी माना गया था। अर्थशास्त्र मौर्यकालीन इतिहास और राजनीतिक विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके अतिरिक्त विशाखदत्त के द्वारा जो मुद्रा राक्षस लिखा गया था, सोमदेव ने कथा सरित सागर लिखा था और हेमेंद्र ने बृहत कथा मंजरी लिखा था, ये भी महत्वपूर्ण स्रोत हैं, ठीक है। इनसे भी जो है वो आपको लौकिक साहित्य की जानकारी मिलती है। कल्हड़ ने अपनी रचना की थी जिसका नाम था राजतरंगिणी, ठीक है। तो कल्हड़ के द्वारा रचित जो रचना थी वो राजतरंगिणी थी। और इस राजतरंगिणी से 11वीं शताब्दी तक के कश्मीर का इतिहास मिलता है। क्लियर? ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि राजतरंगिणी किसकी रचना है? तो ये आपके कल्हड़ की रचना है। बाकी मुद्रा राक्षस विशाखदत्त और कथा सरित सागर सोमदेव और बृहत कथा मंजरी हेमेंद्र। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, ताकि जो भी कोई कैंडिडेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो उसको इस भारत के इतिहास के इस सेशन से बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। बाकी इसका ये तो फर्स्ट पार्ट था, अभी भारत का इतिहास खत्म नहीं हुआ। ऐसे ही हम काफ़ी अलग अलग पार्ट्स लेकर आएंगे, आपको भारत के इतिहास की संपूर्ण जानकारी छोटे छोटे शब्दों में और बहुत सरल तरीके से देने के लिए, मतलब जहाँ से आपसे क्वेश्चन बनते हैं वहीं से लेंगे, ठीक है। क्योंकि ऐसे तो इतिहास पढ़ने बैठेंगे तो बहुत बड़ा इतिहास है, जो मेन जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीट होते हैं वो हम यहाँ पर अपने सेशन में लेंगे। तो आई होप दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।